तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट वो है कि ये है कि इंडियन इकोनॉमी की उस समय पोजीशन एक्चुअली में थी क्या। ठीक, तो पहला ध्यान रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो थी, इंडिया जो 1947 में, उसके लिए दो बहुत प्रोमिनेंट वर्ड हम यूज करते हैं। एक होता है बैकवर्ड और दूसरा होता है स्टैग्नेंट। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ी हुई, स्टैग्नेंट का मतलब जो लगातार कमजोर रही हो। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी उस समय क्या थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। पहला कि India had an independent economy before the advent of the British rule. Through agriculture was the main source of the livelihood for most of our people. Yet the economy of the country was characterized by various kinds of manufacturing activities. The objective of the policies adopted by the colonial government was to export raw materials from India and import manufactured goods from England. The colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. First scientific estimate was made by V.K.R. Rao in 1931 32 ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। देखिए 1947 तक इंडिया क्या था, पहली बात तो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे। ठीक, यानी उनके एक तरीके से कह सकते हैं गुलाम थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देखिए दो मेजर पॉलिसी थी, वो कभी भी इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाने की नहीं थी। उनका मेन जो मोटिव था वो था कि इंडिया को उन्होंने एक फीडर इकोनॉमी बना दिया था। फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक तरीके से जिसका हम दोहन कर सके, जिसका हम शोषण कर सके। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ नहीं सर, बताइए। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर उस समय की बात करें तो वो क्या करते थे, इंडिया को बेसिकली क्या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना के रखे हुए थे। और वहां से इंग्लैंड से क्या होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आता था। तो हम बेसिकली उनके लिए क्या थे, हम उनके लिए एक रॉ मटेरियल के सप्लायर हुआ करते थे। और वहां के जो गुड्स बन के आते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसको हम क्या करते थे, यहाँ पे खरीदते थे। तो हम बेसिकली उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का क्या थे, मार्केट थे। ठीक है, इतना क्लियर है। और 1947 तक जो बता रहे हैं कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ये भी कोशिश नहीं की कि इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाए। उन्होंने ऐसा कोई नई कोशिश की कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाए। लेकिन पहला जो एस्टिमेट किया था 1931 से 32 में V.K.R.M. राव नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने, हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने किया था। इसमें दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है। ठीक, लेकिन V.K.R.M. राव का नाम ज्यादा प्रोमिनेंट है। दादा भाई नौरोजी भी पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के नेशनल इनकम वगैरह को एस्टिमेट किया था कैपिटल। ठीक, क्लियर है। आप सब लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, उनको कहा जाता है। ओके, बात करते हैं कि अब हम धीरे धीरे देखेंगे उस समय की पोजीशन क्या। जैसे इंडियन इकोनॉमी, पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस समय देश आजाद हुआ था, हम 1947 में, उस समय क्या था, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था। अबाउट 85% ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे और एग्रीकल्चर क्या था, उनका सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा कैसा था। ठीक, पहला, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम तक इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। ठीक, एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो क्या थी, डिपेंडेंट थी उस पे, एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट थे। और एग्रीकल्चर क्या था हमारा मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ओके, अब बात करते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर की एक्चुअली में पोजीशन थी कैसी। पहला, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स की बात करेंगे, यानी इंडियन एग्रीकल्चर की कैसी पोजीशन थी, तो पहला था कि लो प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत लो थी। पता चला कि 85% ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज भी हैं, लेकिन जो आउटपुट था, एग्रीकल्चरल आउटपुट था, वो क्या था, क्वाइट लो था। ठीक, मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि हम डिपेंडेंट थे और हमारी पोजीशन उल्टा हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था उस समय अनाज, जिस समय देश आजाद हुआ था। ठीक, ये जान लो। फिर लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। हमारे यहाँ लॉस भी बहुत था। ठीक, हमारे यहाँ जो था वो लॉस भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था। ठीक, और कॉस्ट ज्यादा थी एग्रीकल्चर की।
ओके। यस सर। दिव्यानी है, देवेश, तो ये हमें भी शुरुआती कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में पहला ही चैप्टर है, तो इसमें आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो यस सर। दूसरी ये बात होती है कि हमने बताया कि लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व था। देखिए पहला इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का, समझिएगा कि एग्रीकल्चर की जो डिसीजन थी एट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या थी, एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। 85% of the people were dependent on agriculture for their livelihood, यानी उनका जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक, और 85% पीपल के एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बावजूद एग्रीकल्चरल आउटपुट जो था वो हमारा बहुत लो था। ठीक, क्यों था? क्योंकि भाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था। ठीक, लैंड सेटलमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में ठीक नहीं थे। ठीक, कभी अब हम धीरे धीरे करके डिस्कस क्या क्या बेसिकली उसमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स थी। तीसरा इसमें बता रहे हैं कि लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन। ठीक, देखिए आज क्या है कि आज अगर आप खेती देखते हैं, एग्रीकल्चर पोजीशन इंडिया में देखते हैं, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पंप्स हैं। ठीक, अगर बारिश नहीं भी होती है तो हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। ठीक, और Yes, sir. हम जो है हम सिर्फ रेन के ऊपर यानी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, जी यस सर। सर। तो हम सिर्फ बार, लेकिन उस समय क्या पोजीशन थी भाई? पता चला किसान ने की बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, नुकसान। ठीक, तो उस समय क्या था, हमारे पास लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, इरिगेशन आर्टिफिशियल फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, जैसे आज हमारे पास है, हमारे पास पंप्स हैं, ये है, वेल्स हैं, ये सब तो उस समय चीजें नहीं थी। ठीक, हम ये 1947 के टाइम की बात कर रहे हैं, अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक, ओके। आगे हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देखिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय के एग्रीकल्चर की, वहां लैंड होल्डिंग्स यानी जमीन जो था उसका बंटवारा सही नहीं था। सब डिवीजन ऑफ लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था, कहीं उनके यहाँ जमींदारी सिस्टम है तो महलवारी सिस्टम है, तो ये है, तो पता चला एक आदमी पूरे पूरे गांव का मालिक है और वो सबसे पैसा टैक्स वसूल रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है, कुछ कमीशन खा रहा है। तो जब खेती के लिए जो जमीन होती है, जो लैंड होल्डिंग्स होती है, वो जब बाइफरकेटेड होती है, बटी हुई होती है, तो जो होता है ना वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक, ये भी एक कारण था उस समय कि जो लैंड होल्डिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सही नहीं था उस समय। ठीक, कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक, उसमें देखिए कॉजेज मैंने पहले ही लिखा है, कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला दिया है चेंज इन सिस्टम्स एंड टेन्योर। ठीक, पहला था कि उस समय जो एग्रीकल्चर का जो लैंड का सेटलमेंट का सिस्टम ही था वही बहुत कहते हैं और था। इसमें बता रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम दिया गया, रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब उसमें चलते थे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो हमारी जो लैंड है वो काफी एडवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये बहुत बड़ा कारण था उस समय के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लो होने का। ठीक, दूसरा बता देते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेन कॉजेस वर। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब वो किसानों को वो अनाज बोने के लिए कहते थे या उन चीजों का पैदावार के लिए कहते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए जिन क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन हो सके। जैसे वो कहते थे कि फूड क्रॉप्स जो है, गेहूं चावल ना, वो ये सब जो है तुम्हारे कैश क्रॉप्स में, जैसे कपास की खेती, ये सब करवाते थे ताकि उनको एग्रीकल्चर से वो मटेरियल मिल सके जो उनके यहाँ इंग्लैंड में जाके क्या हो, रॉ मटेरियल में यूज हो जाए। कपास का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? रुई। रुई से क्या बनती थी उस समय? जैकेट, ये सब तमाम चीजें जो वहां पे इंग्लैंड में जाती थी एज रॉ मटेरियल, और वहां से बन के क्या होता था, यहाँ पे आते थे। ठीक है, Yes, sir. वो तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा किया था। ठीक, और यही कारण था कि फूड क्रॉप्स का क्या था, वो बहुत था। हालांकि ये चीज अब नहीं है। ठीक, ये चीज अब नहीं है। इंक्रीज फिर कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में चल रहा था उस समय। देखिए जिस समय ब्रिटिश इंडिया में शासन कर रहे थे 1920 से लेके 40 के बीच की, कहीं हम आपको बात बता रहे हैं,
स्कीम थे। एक चीज आपको ये और समझनी चले कि उसी समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, इंडस्ट्रीज अपग्रेड हो रहे थे, ठीक। तो ब्रिटिशर्स को अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत बहुत होती थी। तो वो क्या करते थे कि इंडिया जैसी कंट्री से वो क्या करते थे कि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स थे उसको लेते थे, वो वहां जाता था, बन के चला आता था। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि यहाँ पे वो क्या करते थे, कपास की खेती करवाते थे, जो रुई वगैरह होती थी। फिर वो क्या करता था, इंग्लैंड जाता था, वहां पर उससे कपड़े उपड़े बनते थे, वो यहाँ पे आके ही बिकता था, यस सर। ठीक। इसीलिए उस समय स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलाया गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा कि भाई कि इनकी कोई सामान हम लोग ना खरीदो, ठीक। ये सब कारण रहे होंगे, बाकी भी लोग ज्यादा हिस्ट्री में हम नहीं जाना चाहते, हिस्ट्री हमको बहुत ही जानी, ठीक। तो कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी जो इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। कमर्शियल पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। उस समय देखिए जो फॉरेन ट्रेड होता था इंडिया का, वो बेसिकली ज्यादातर ट्रेड इंग्लैंड से ही होता था और कंट्रीज से नहीं होता, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन कैश, यूज ऑफ मनी, ये सब कार्य भी है। डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक। यानी ये सब बता रहे हैं कि उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये सब भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर के की स्टैग्नेशन की कई कारण यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप इसको देख सकते हैं कि क्यों एग्रीकल्चर उस समय क्या था, हमारा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो लो था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके से उसको अपने हिसाब से जो भी उन्होंने पॉलिसी वगैरह बनाई थी, वो कहते थे कैश क्रॉप्स को ज्यादा बो, फूड क्रॉप्स को कम बो। फूड क्रॉप्स में अनाज आपका आ जाता है, गेहूं चावल ये सब, वो सबको कम होने के लिए कहते थे कैश क्रॉप जो हो वो ज्यादा, जो कमर्शियल क्रॉप्स हो जो मार्केट में बिके उनको आप ज्यादा करिए। तो उनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ ऐसी ही थी कि वो उससे कोई मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी थी वो मजबूत नहीं हुई, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। यस सर। अच्छा, जो भी ये भी जान लीजिए कि कैश क्रॉप उनकी जो भी उसमें इंडिया को फॉरेन ट्रेड वगैरह से जो प्रॉफिट वगैरह, ऐसा नहीं था कि उस समय इंडिया को फॉरेन ट्रेड वगैरह से प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन जो भी प्रॉफिट वगैरह होता था, जो भी मनी आता था इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन कंट्री से, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर जो अगले अपने जो जो संसाधनों को, रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा फाइनेंस करती थी। तो कहीं से भी उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए या किसानों के लिए कुछ किया नहीं था, ठीक। इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर क्या था, बहुत उस समय बैकवर्ड था। ये नहीं कि नई स्टेट ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वो लाए होते हैं, कुछ भी किए, ये सब उन्होंने नहीं किया, ठीक। लाइट चली गई है। एक मिनट, ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर ले, रुक, कनेक्टिविटी रुक गई। हाँ, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, एक्चुअली मैं ब्रॉडबैंड रुक गया था, लाइट चली गई थी ना, तो वो बंद हो गया था, तो मोबाइल डेटा कनेक्ट। तो ये हो गई उसकी बात करते हैं आगे, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी हमारी, ठीक। देखिए उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा था, ऐसा नहीं था कि उस समय हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उस समय इंडिया का था। तो उसकी अब बात करते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इंडिया कुड नॉट डेवलप, ब्रिटिश गवर्नमेंट India could not develop, British government adopted two-fold motive and done systematic deindustrialization। देखिए अब यहाँ पे दो चीजों को फिर देखिए, दो वर्ड है कि एक वर्ड आ रहा है आपका सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई थी तो एक चीज उन्होंने किया था कि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री, चाहोगे देखो इधर इधर केपी, इधर देखो कौन बोल रहा है? इंटर कुशल सर, कुशल। हेलो कुशल, माइक। देखिए यहाँ जो है
दो चीजें आपको समझने लायक हैं कि ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन देखिए ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो था पूरी दुनिया में अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस था। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वगैरह का वर्क जो था बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने कुछ हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे जो आर्टिस्ट लोग थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मूर्ति बनाना, ये तो इन सारे बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया, अपनी पॉलिसी ऐसी बना के, ये करके वो करके, ठीक। तो उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे उनके दो मोटिव थे, दो मुख्य कारण उनके थे। पहला तो ये था कि वो इंडिया को मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे, दूसरा कि वो इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। वो चाहते थे कि इंडिया में उन्हीं चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हो जो क्या हो कि मतलब जो उनके यहाँ इस्तेमाल हो जाए, ठीक, एज रॉ मटेरियल। और चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि उस दौर में ब्रिटेन में भी और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उनको अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए रॉ ऐसे चीजों की जरूरत थी जो यहाँ से रॉ मटेरियल के तौर पे जाती वहां पे, और वहां से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके आती, ठीक। तो उन्होंने जैसे हमारा एग्रीकल्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया, दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय किया था। ऐसा नहीं था कि उनके समय में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक। उस समय में टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, तमाम ये सब कंपनियां बन चुकी थी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा वो नहीं था। हम जितने भी कैपिटल गुड्स वगैरह हमारे यहाँ मशीनरी वगैरह होती थी, वो सब वहां से ही लाई जाती थी, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एज फॉलोज, इसमें लिखा है डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। पहला हुआ था कि अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमने ये देखा था कि हमारी जो इंडिजीनियस इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हम लोग हैंडीक्राफ्ट का वर्क हमारे यहाँ होता था, उसको उन्होंने, उस इंडस्ट्री को उन्होंने क्या किया था, सिस्टमैटिकली अपनी पॉलिसी वगैरह लगा के पूरी तरीके से क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक। पूरे जो आर्टिस्ट थे उनको बेकार कर दिया था, ठीक। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से आप समझते हैं क्या होता है? वो जो अपनी टैक्स वगैरह की पॉलिसी बनाते थे कि उसमें वो क्या करते थे, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। छोटा सा उदाहरण आपको बता दें, जैसे उस समय इंडिया का ट्रेड ऐसा नहीं था कि अमेरिका जैसी कंट्री से नहीं होता था, लेकिन अमेरिका वगैरह से जो ट्रेड होता था वहां पे ज्यादा टैक्स वगैरह लगते थे, इंग्लैंड वगैरह पे क्या होते थे, कम लगते थे। तो मेजोरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो होता था वो उस समय भी ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था, इंडिया का, ठीक, क्योंकि वही शासन में थे, वो अपनी देश तक भेजना चाहते थे, ठीक। डिस्क्रिमिनेटरी उनकी टैरिफ पॉलिसी थी, उन्होंने ज्यादा टैक्स वगैरह हैंडीक्राफ्ट वगैरह पे लगा दिए कि ताकि हमारा गुड्स महंगा हो जाए, बाहर बिके ना, ठीक। फिर है लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। देखिए उस समय की ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, खराब पोजीशन थी कि अब क्या था कि भाई हमारे यहाँ जैसे आज आप देखिए कुछ चीज क्या है, कुछ लोग चाइना का माल खरीदते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं खरीद रहे क्योंकि चाइना का माल सस्ता है। उस समय इंडिया में क्या था कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, हमारे यहाँ इतनी मशीनरी नहीं थी। हमारे यहाँ क्या होता है, देखो भाई कि कपड़े उपड़े जो बनते थे हाथ से बनते थे वही बिकते थे, जो लोग खादी वादी के पहनते थे। अब वहां से मशीन से बना हुआ कपड़ा आने लग गया, तो हमारे हुआ क्या, इंडियन मार्केट पूरी तरीके से क्या हुआ, कोलैप्स करने लग डाउन हो गया। गया। हाँ, वो सस्ता, हाँ, मशीन से बना हुआ कपड़ा बेचते थे, जबकि हमारे यहाँ खादी वगैरह इस्तेमाल होता था, ठीक। तो ये भी एक कारण था कि लो प्राइस मशीन गुड्स को बना के यहाँ पे बेचने लग गए। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग बहुत उस टाइप के हो गए कि यहाँ के लोग भी भाई उनको वहां का सामान अच्छे लगने लग गया, पैंट शर्ट पहनने लग गए, पहले धोतिया कुर्ता पहनते थे, ठीक। खादी का डीके होने लग गया, तमाम चीजें। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने काफी हद तक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इन लोगों को चेंज कर दिए अपने हिसाब से। बोले फॉल इन एनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी हमारी, उसका वो एनकरेजमेंट में थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है आवाज आप लोगों को?
आ रही सर, आ रही। हाँ हाँ, बीच बीच में एक्चुअली में कनेक्टिविटी इधर उधर हो रही है ना, तो लाइट आ रही है जा रही है। यस सर, आ रही आवाज आ रही है। कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट, एक मिनट। चलिए, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, इसको ठीक करा। तो ये था कि उन्होंने क्या किया था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह थी उसको भी क्या करिएगा था, अपने आप से ऑटोमेटिकली हो गया कर रहे थे, धीरे धीरे करके उसको खत्म कर रहे थे। ओके, ये याद रखना। फिर है लोअर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ कैपिटल इसमें लिखा है कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा उनके समय में नहीं लग रही, ठीक। लॉपसाइडेड ग्रोथ थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे यहाँ आज देखिए क्या, हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है, मशीनरी टूल्स ये सब हमारे बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जितने भी कैपिटल गुड्स थे वो कहाँ से लाए जाते थे, बेसिकली फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते थे। अब दूसरा बता रहे, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी भी इंडिया की काफी लो थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में वो काफी लो था, क्योंकि जीडीपी आपने, मैं बताता हूँ जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी कंट्री की, तो उसमें हम 3 सेक्टर के कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पहला होता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तीसरा हमारा होता है कि ये टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो 3 सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से जीडीपी हमारी कैलकुलेट की जाती है। और उस समय की अगर हम बात करें, जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया में, तो उस समय जो जीडीपी में मैक्सिमम रोल था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। हालांकि जीडीपी भी इसमें लो ही थी, बहुत ज्यादा नहीं थी उनके समय में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रोल था, कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, वो काफी लो थी, ठीक। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। यस सर। फिर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी उस समय बहुत ज्यादा ऑपरेशनल सेक्टर में नहीं थे, ठीक। ये सब बता रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी अंडर द ब्रिटिश रूल। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या क्या मतलब डेवलपमेंट हो रहे थे बेसिकली उस समय। डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। उस समय कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज थी वो काफी डेवलप हो रही थी, काफी नहीं डेवलप हो रही। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप लोग जानते हो, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे फूड आइटम्स हैं, कपड़े हैं, ये सब, ठीक। फिर है राइजिंग शेयर ऑफ इंडियन कैपिटल। इंडियन कैपिटल भी क्या थी उस समय, इंक्रीज कर रही थी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस इन फ्यू हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भाई कुछ पूंजीपति थे देश में, जिनके हाथ में पूरी लगभग पूरा प्रोडक्शन वगैरह रहता, तो उन्हीं की फैक्ट्री वगैरह रहती थी, तो उन्हीं की सेटिंग में पूरा वो सारा काम होता था, पूरा मैक्सिमम उन्हीं के हाथ में था, ठीक। फिर है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। उसमें फॉरेन कैपिटल के डोमिनेंस था इंडिया में। फॉरेन इंडस्ट्रीज वगैरह जो वहां की थी, ब्रिटेन वगैरह की, वो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करती थी। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओन कैपिटल ऑफ कैपिटलिस्ट, वो अपने कैपिटलिस्टों से ही पैसा लगवाते थे, इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कराते थे, उन्हीं को प्रॉफिट्स वगैरह देते थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और रीजनल इम्बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो उनकी आप बताएंगे कि बायस पॉलिसी थी, जो भी थी 19 वो है, उस पर ज्यादा चर्चा इस समय यहाँ डिटेल करने कोई मतलब नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अगर होती तो इतना अंडर डेवलप नहीं होता इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अगर हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस समय की जो इंडस्ट्री थी, वो था कि रीजनल इम्बैलेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था उसमें रीजनल इम्बैलेंस था। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि हर रीजन में नहीं हो रहा था, वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही कर रहे हैं। जैसे आज भी इंडिया में अगर आप देखिए तो यूपी और बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना नहीं है, जबकि गुजरात महाराष्ट्र सब में है। तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि रीजन वाइड डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ, ठीक। विकास तो हो भी रहा है, तो मतलब हर जगह नहीं हो रहा है, मतलब बराबरी से नहीं हो रहा है, वो उनके यहाँ भी था। रीजनल इम्बैलेंसेस थे डेवलपमेंट, कहीं हो रहा था कहीं नहीं, ठीक। कुछ एरिया डेवलप हो रहे थे, कुछ जगह नहीं हो रहे, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो आज हम यहीं पे इसको एंड अप कर जी रहे जी हैं, यस सर। ठीक।
इसका आप लोग हम पीडीएफ भेज देंगे, नोट्स वगैरह यही तक जैसा बना लिया बुक से जो बना लीजिएगा। और क्योंकि आज आप लोग लेट ज्वाइन किए, कल से हम यही टाइमिंग अब उसमें बता देंगे आपको ग्रुप में कि किस समय पे Yes, दो sir. क्लास चलेगी। एक तो चलेगी बिजनेस स्टडीज की और इकोनॉमिक्स, अकाउंट से मुझे लेना देना नहीं है। जी सर। हाँ, तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स हम कोर्स लगभग पूरा ही हो चुका है, लेकिन एक एक करके हम रिवीजन करेंगे। और Yes, इसके sir. नोट्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, जो आपके पास जो बुक है उसमें देख लीजिएगा, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक। और जी अगर सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फोन ऑन करके व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में तो ज्यादा लर्न करने की ही चीज है। ठीक? किसी को कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. नो No, sir. ठीक, चलो फिर इसको मीटिंग को अमेंड कर रहे हैं। ठीक? कल से आप जी लोग सर, जी सर। देखिए, आप लोग और लोग जो हैं सबको ग्रुप में बता दीजिए। आप लोग आपस में कंसल्ट कर लीजिए। आज यहाँ बहुत कम बच्चे हैं, अभी मैं भी ग्रुप में डालूंगा। अब कल से, आज तो हम छोड़ दे रहे हैं, कल से इसकी अटेंडेंस नोट हो रही है। ठीक, जी सर। ओके, अटेंडेंस आपकी नोट हो रही है इसमें ऑनलाइन में। ठीक, यहाँ पे जी सर। स्क्रीनशॉट भेजना रहता है हमको वहाँ पे। ठीक, और इसमें हम अपने से खुद करके कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इसमें पूरा वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं कि कौन बच्चा उसमें मीटिंग में था या नहीं था। आज जो बच्चे उनका स्क्रीनशॉट हो गया है, बाकी आप लोग अपने ध्यान लेके सबको बता दीजिए। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. और रत्नाकर भाई